हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति मीना। आज की क्लास में हम देखेंगे जंतु विषाणु। इस जंतु विषाणु से होने वाले रोग, उसका संचरण कैसे होता है उसके बारे में आज देखेंगे। इसके ऊपर पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखते हैं। फर्स्ट है, मनुष्यों में विषाणु द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों के नाम लिखिए। दूसरा, जंतु विषाणु किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। इसे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जंतु विषाणु, चेचक विषाणु और विषाणु का गुणन। देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार है। जंतु विषाणु जंतुओं में जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य, मछलियों तथा कीट आदि में विषाणु द्वारा अनेक रोग फैलते हैं। इस प्रकार के विषाणु संचरण में गोलाकार अथवा बहुभुजीय होते हैं। जो जंतु जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य आदि में जिन विषाणुओं के द्वारा रोग उत्पन्न होता है वे गोलाकार एवं बहुभुजीय उनकी संरचना होती है तथा इनमें प्राय डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है एवं कैप्सिड के चारों ओर फास्फोलिपिड का बना आवरण होता है। जो जंतु विषाणु होते हैं उनका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है और डीएनए के चारों ओर कैप्सिड पाया जाता है जिसके बाहर फास्फोलिपिड का एक आवरण भी होता है। जंतुओं में पाए जाने वाले विषाणु निम्न प्रकार के होते हैं। जो जंतु में विषाणु होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है चेचक विषाणु, स्मॉल पॉक्स वायरस, एडिनो विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु या इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियोमाइलिटिस वायरस। फिफ्थ है इसमें हर्पीज विषाणु। फिफ्थ है इसमें हर्पीज वायरस, खसरा विषाणु, गलसुए विषाणु, वैक्सीनिया विषाणु या वैक्सीनिया वायरस। जंतु विषाणुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल वायरस। सन 1971 में बाल्टीमोर ने जंतु विषाणुओं को निम्न प्रकार वर्गों में विभक्त किया। जो बाल्टीमोर थे उन्होंने 1971 में फर्स्ट बार विषाणुओं का वर्गीकरण किया है जो इस प्रकार है। फर्स्ट है डबल स्टैंड डीएनए विषाणु। फर्स्ट है इसमें डबल स्टैंड डीएनए विषाणु, चेचक तथा हर्पीज विषाणु। जो चेचक और हर्पीज विषाणु होते हैं उनका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, वो भी डबल स्टैंड होता है। सेकेंड है डबल स्टैंड आरएनए विषाणु, इन्फेंटाइल गैस्ट्रोएंटेराइटिस विषाणु होता है जिसका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, इसमें वो भी डबल स्टैंड होता है। अगला है सिंगल स्टैंड डीएनए। अगला इसमें सिंगल स्टैंड डीएनए माउस माइन्यूट विषाणु। जो माउस माइन्यूट विषाणु होता है उसमें सिंगल स्टैंड डीएनए होता है। अगला है इसमें सिंगल स्टैंड आरएनए नेगेटिव विषाणु, रेबीज विषाणु। जो रेबीज वायरस होते हैं उसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो नेगेटिव आरएनए होता है, वो भी सिंगल स्टैंड होता है। अगला है इसमें सिंगल स्टैंड आरएनए पॉजिटिव विषाणु, पोलियो विषाणु। जो पोलियो विषाणु होता है उसमें उनका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, जो पॉजिटिव होता है वो भी सिंगल स्टैंड होता है। चेचक विषाणु, स्मॉल पॉक्स वायरस। यह विषाणु आकार में सबसे बड़ा होता है तथा इसकी संरचना जटिल होती है। जो चेचक विषाणु होता है वो आकार में सबसे बड़ा होता है तथा इसकी संरचना जटिल होती है। यह विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे पशु, पक्षी, जानवर तथा मनुष्यों में चेचक रोग फैलाता है। जो चेचक विषाणु होता है उसका आकार सबसे बड़ा होता है, उसकी संरचना भी जटिल होती है, वो पशु, पक्षी तथा जानवरों में चेचक रोग फैलाता है। यह विषाणु पोषक कोशिका के कोशिका द्रव्यों में मल्टीप्लिकेशन या गुणन करता है। जो चेचक विषाणु होता है वो पोषक की कोशिका के कोशिका द्रव्य में, जो पोषक कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ही गुणन या मल्टीप्लिकेशन करता है। देखते हैं चेचक वायरस की संरचना।
इसके जो चारों तरफ जो ग्रीन कलर के होते हैं ये रेडिस कहलाते हैं। इसके अंदर वाले जो लोब दिखाई दे रहे हैं गोल गोल, इसे लेटरल बॉडीज कहते हैं। इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड जो डबल स्टैंड आरएनए है, इसमें कैप्सिड है, इसमें इसके चारों ओर फॉस्फोलिपिड का आवरण पाया जा रहा है। देखते हैं इसकी संरचना। इसका आकार ईंट के समान होता है तथा इनमें जीनोम डीएनए दो धागों के रूप में होता है। जो चेचक विषाणु होता है ना, इसका आकार ईंट के समान होता है तथा इसमें जीनोम डीएनए होता है, वो भी डबल स्टैंड के रूप में होता है। जीनोम के चारों ओर जटिल आवरण होता है। जो जीनोम होता है उसके चारों ओर एक जटिल आवरण पाया जाता है जो डमरू के आकार का होता है। इसका मध्य भाग संकुचित होता है तथा दोनों ओर पार्श्व पिंड होते हैं। जो चेचक विषाणु होता है उसका आकार ईंट के समान होता है तथा उसके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है और जो इसके जीनोम के चारों ओर एक जटिल आवरण पाया जाता है जो उसका आकार डमरू के समान होता है। इसके मध्य में तो संकुचित हो जाता है तथा इसके दोनों ओर दो लेटरल लोब या पार्श्व पिंड पाए जाते हैं। आवरण लाइपोप्रोटीन का बना होता है जिसके ऊपर अनेक नलिकाकार रोम स्थित होते हैं जिसे रिजेज कहते हैं। जो चेचक विषाणु होता है उसके बाहर एक लाइपोप्रोटीन का आवरण बन जाता है जिसमें अनेक नलिकाकार रोम स्थित होते हैं जिन्हें रिजेज कहते हैं। वैक्सीनिया नामक विषाणु से चेचक का टीका तैयार किया जाता है। एक वैक्सीनिया नामक विषाणु है जिसके द्वारा चेचक का जो टीका है वो इससे तैयार किया जाता है। अगला है जंतु विषाणु में गुणन, मल्टीप्लिकेशन इन एनिमल वायरस। जंतु कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार से विषाणु में गुणन होता है। जो जंतु कोशिका होती है उसमें विषाणु का गुणन विभिन्न प्रकार से होता है। यह गुणन केंद्रक अथवा कोशिका द्रव्य में होता है जो निम्नलिखित पदों में पूर्ण होता है। विषाणुओं का गुणन, जो विषाणु होता है उनका गुणन केंद्रक या साइटोप्लाज्म दोनों में होता है जो निम्नलिखित पदों में पूर्ण होता है। फर्स्ट है चिपकना। इस क्रिया में पोषक कोशिका के कुछ विशिष्ट ग्राही स्थानों की विषाणु पहचानते हैं और अनुकूल स्थान मिलने पर विषाणु उन स्थानों पर चिपक जाते हैं। इसके अंदर जो विषाणु होता है वो उसकी पोषक कोशिका होती है, उसके ऊपर विशिष्ट ग्राही स्थान या रिसेप्टर साइट होती है जिसे विषाणु पहचानते हैं और फिर वो जो अनुकूल स्थिति या जो अनुकूल रिसेप्टर मिलते हैं तो उन पर जाके वो चिपक जाते हैं। दूसरा इसमें वेदन। पोषक कोशिका से चिपक जाने के बाद विषाणु पोषक कोशिका में वेदन दो विधियों द्वारा होता है। जब विषाणु पोषक की सेल्स पर चिपक जाता है, पोषक की कोशिका पर चिपक जाने के बाद वो विषाणु पोषक की कोशिका में वेदन करता है जो दो विधियों में पूर्ण होता है। फर्स्ट है इसमें विषाणु पोषक कोशिका की कोशिका द्रव्य कला द्वारा निगल लिया जाता है। फर्स्ट टाइम में जब वायरस होता है या विषाणु हो जाता है तो पोषक की कोशिका के ऊपर चिपकता है तो उसके कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के द्वारा उसे निगल लिया जाता है। सेकेंड है इसमें विषाणु का आवरण पोषक कोशिका कला से संलग्न हो जाता है जिसके फलस्वरूप विषाणु पोषक के कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव्य में विषाणु का आवरण नष्ट हो जाता है। ये क्रिया एंजाइम द्वारा होती है और यह क्रिया अनावरण कहलाती है। इसके पश्चात विषाणु का डीएनए पोषक कोशिका के केंद्रक में प्रविष्ट हो जाता है और शीघ्र ही गुणन करने लगता है। सेकेंड है विषाणु का आवरण कोशिका, जो विषाणु का जो आवरण होता है वो पोषक कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन से संलग्न हो जाता है, उसके ऊपर चिपक जाता है जिसके फलस्वरूप विषाणु पोषक के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। कोशिका के साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद विषाणु अपना आवरण नष्ट कर देता है। उसके लिए कुछ एंजाइम की आवश्यकता होती है और यह जब विषाणु का जो आवरण नष्ट होता है उसमें कुछ एंजाइम हेल्प करते हैं और जो ये क्रिया होते हैं इसे अनावरण कहलाते हैं या अनावरण करते हैं। इसके पश्चात विषाणु का डीएनए पोषक
कोशिका के केंद्रक में प्रविष्ट हो जाता है और शीघ्र ही गुणन करने लगता है। जब विषाणु का डीएनए पोषक कोशिका के केंद्रक में चला जाता है, फिर वह शीघ्र ही अपना गुणन स्टार्ट कर देता है। अगला इसमें जैव रासायनिक गुणन। अगला है इसमें जैव रासायनिक गुणन। ये रासायनिक गुण, इस क्रिया में डीएनए के 2 धागों में से एक धागे से ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप संवेदक वाहक या मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाता है। जैव रासायनिक गुणन में क्या होता है, जो डीएनए होते हैं उसके 2 धागे होते हैं, उसके एक धागे के सिरे से ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप संवेदक वाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। यह मैसेंजर आरएनए केंद्रक से बाहर निकलकर राइबोसोम के समीप कोशिका द्रव्य में आ जाता है। जब केंद्रक में डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से जो मैसेंजर आरएनए बनता है, वो उसके केंद्रक से पोषक की सेल के केंद्रक से बाहर निकलकर उसके साइटोप्लाज्म में जो राइजोबियम उपस्थित है उसके पास जाता है तथा ट्रांसलेशन करते हैं। उसके राइबोसोम के पास जाके मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है तथा ट्रांसलेशन होने के बाद जिससे विषाणु कैप्सिड के लिए संरचनात्मक प्रोटीन का निर्माण करता है। जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, उसके साथ ही विषाणु अपने कैप्सिड के लिए संरचनात्मक प्रोटीन का भी निर्माण करता है। इस समय विषाणु डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन तथा एंजाइम भी बनाते हैं। जब डीएनए का संश्लेषण होता है, उसके साथ ही वो अपने आवरण या कैप्सिड बनाने के लिए जिस प्रोटीन और एंजाइम की आवश्यकता होती है वो भी साथ के साथ बनाते हैं। इस प्रकार निर्मित प्रोटीन तथा एंजाइम कोशिका से केंद्रक में आ जाते हैं। जैसे ही साइटोप्लाज्म में प्रोटीन एंजाइम सब बन जाते हैं, वो फिर वापस केंद्रक में आ जाते हैं तथा विषाणु के लिए कैप्सिड तथा आरएनए का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार साइटोप्लाज्म में कैप्सिड का निर्माण होता है और केंद्रक में डीएनए का निर्माण होता है। विषाणु संगठन, उपयुक्त क्रिया द्वारा बने विशिष्ट डीएनए तथा कैप्सिड संगठन होकर असंक्रामक विषाणु का निर्माण करते हैं। विषाणु संगठन में जो उपयुक्त क्रिया द्वारा बने विषाणु के डीएनए तथा कैप्सिड का संगठन होता है, इससे असंक्रामक विषाणु का निर्माण होता है। इस प्रकार से बने विषाणु में जब तक आवरण नहीं बनता है तब तक वह संक्रमण नहीं कर सकते। इस प्रकार जो असंक्रामक विषाणु होते हैं, इसके चारों ओर जब आवरण का निर्माण नहीं होता तब तक वह संक्रमण उत्पन्न नहीं कर सकते, वह असंक्रामक विषाणु कहलाते हैं। यह आवरण लिपोप्रोटीन से बनता है। जो विषाणु के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है वो लिपोप्रोटीन का बनता है। यह आवरण केंद्रक कला द्वारा बनता है। जो लिपोप्रोटीन का जो आवरण होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला द्वारा बनता है। जब विषाणु केंद्रक से बाहर निकलता है, इसी वजह से जंतु विषाणुओं में पादप विषाणु की अपेक्षा पोषक विशिष्टता अधिक होती हैं। जैसे ही केंद्रक कला द्वारा लिपोप्रोटीन का आवरण बन जाता है, उसके बाद विषाणु केंद्रक से बाहर निकल जाता है। जो जंतु विषाणु की जो पोषक विशिष्टता होती है वो पादप विषाणु की अपेक्षा अधिक होती है। अगला है इसमें विषाणु विमुक्तिकरण। पोषक कोशिका से विषाणुओं का बाहर निकलना विषाणु विमुक्तिकरण कहलाता है। जब विषाणु पूरी तरह से बन जाता है, उसका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, उसके कैप्सिड, उसका बाहर का लिपोप्रोटीन का आवरण पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद वो पोषक कोशिका के बाहर जिस विधि या जिस क्रिया के द्वारा निकलता है उसे विमुक्तिकरण कहते हैं। ये अलग अलग विषाणुओं के विमुक्त होने का समय भी अलग अलग होता है। जो विषाणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके विमुक्तिकरण का समय भी अलग होता है, विधि क्रिया भी सब अलग अलग होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे नोट्स इस चैनल पर उपलब्ध हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।